आज सौभाग्य से उस स्थान पर बैठे हैं जिसको कोलोलाव तालाब के नाम से जाना जाता है इतिहास में। ये जो आप तालाब देख रहे हैं, इसकी ये जो मेड़े हैं, इसकी जो बाउंड्री है, ये आज भी वैसे ही संरक्षित है। इस तालाब का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्सा है जो महाराज शेखा जी के जीवन में रहा है और उन्होंने उनके पूरे जीवन को बदल के रख दिया। ये कोलराजगोड़ झूथर एक रियासत थी, झूथर महल था उनका, उसके राजा थे और उनके यहाँ 12 ठिकाने थे ऑलमोस्ट। वो जो सामने पहाड़ी दिख रही है उसके पीछे है झूथरगढ़, और वो यहाँ पे एक तालाब बनवा रहे थे जो उस वक्त का बना हुआ ये तालाब है। कोलराज जो झूथर के राव थे उनके समय में शुरू हुआ और उसमें सामाजिक श्रम को महत्व दिया गया। इधर से एक रास्ता जो ढूंढाड़ से होकर के मारवाड़ को जाता था, उस रास्ते पर ये तालाब पड़ता है। तो उन्होंने कोलराज ने ये नियम बना दिया था कि जो भी राहगीर यहाँ से गुजरेगा उसको श्रमदान के रूप में वो 5 पराती मिट्टी की खोद करके पहाड़ पे डालेगा और उसके बाद आगे बढ़ेगा। अत्यधिक शक्ति ने घोड़ों को बहुत उद्दंड बना दिया था। यद्यपि कोलोलाव तालाब का बनना, निर्माण एक जनहिताय था। इस बार वहाँ पर एक कछावा राजपूत अपनी नवविवाहिता द्विग्रांगन यानी मुकलावा करके आ रहा था। उसकी पत्नी बैली उस ज़माने का एक प्रकार का एक वाहन था जो दो बैलों से हाँकी जाती थी और बड़ा सुंदर कंफर्टेबल था, जिसमें कि 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। पानी की सुराही नीचे लटकी हुई होती थी, बैलों के गले में घंटियाँ बज रही होती थी, आसपास के लोग तलवार भाला लिए चल रहे होते थे। ऐसा एक होता था, लगता था कि सामने से कोई एक राजपूत परिवार आ रहा है। जब वो कोलोलाव तालाब के पास से गुजरे तो उस दौरान वहाँ जो घोड़ सरदार बैठे हुए थे पेड़ की छाया में, हुक्का वगैरह लिए हुए, उनसे रामाश्यामा हुई और उन्होंने कहा, बोले भाई यहाँ का ये नियम है कि यहाँ से जो राहगीर निकलता है वो 5 पराती खोद करके पहले पहाड़ पर डालेगा और फिर आगे जाएगा। सारे लोग ऊँटों से और जो बैलगाड़ियाँ थी उनसे नीचे उतर गए और उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि ये जो तालाब है, इस तालाब को खोदना है। और उस ज़माने में एक परंपरा भी थी कि जो तालाब वगैरह है, पानी कम होता था, अकाल पड़ते थे, पानी की बचत के लिए, जल का संरक्षण करने के लिए तालाबों को खोदा जाता था। आज जैसलमेर इलाके में और चूरू में जितने भी सर लगे हुए हैं वो सारे के सारे तालाब थे जिनको सारे लोग मिलकर के बरसात के पहले साफ करते थे, और यही हो रहा था घाटवा के तालाब में। और उससे कहा कि भाई ये हमारा नियम है, जो हमारे राज्य से गुजरेगा तो उसको ये श्रमदान करना पड़ेगा। और राजपूत ने सोचा कि ये एक समाज हित का काम है, तो उन्होंने 2 परात मिट्टी की डाल दी। पर घोड़ों के सैनिक इस बात की जिद करने लग गए कि साहब आप ही नहीं, वो जो ब्याहता है नई जो दुल्हन है, इस बैली में जो बैठी उसको निकालो बाहर, 2 हिस्से पर डलवाओ। उनका कोई बात नहीं, हम डाल देते हैं इनके बदले। और फिर अपनी पत्नी के एवज में मिट्टी खोदने के लिए पराती लेकर के बढ़े। तो जो वहाँ बैठे हुए सामंत जो घोड़ सरदार थे, उन्होंने कहा मिट्टी तो खुद को ही डालनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ये पर्दे में रहने वाली महिला है, ये मिट्टी नहीं डाल सकती, इनके एवज में आप मेरे से 5 की 10 पराती गिराओ तो मैं डालने को तैयार हूँ। कहते नहीं, यही डालेगी, यही निकलेगी, यही डालेगी। उन्होंने कहा साहब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ स्त्रियाँ जो हैं वो गैर मर्दों के सामने भी नहीं आती और वो ये काम नहीं करेगी, वो छतरानी है। उन्होंने कहा साहब करना पड़ेगा। बोला आप चाहें तो मैं डाल देता हूँ, दूल्हे ने कहा, उनके बदले 2 के बदले 4 डाल देता हूँ। बोला साहब नहीं, उनको ही डालना पड़ेगा। सब ने कहा कि हम पूरी बारात 2-2 छाबड़ी और डाल देते हैं, पर घोड़ जो है जिद पे अड़ गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सामाजिक श्रम का भी औचित्य जब है जब वो ससम्मान लिया जाए। सामाजिक श्रम अगर दबाव में हो तो वो न्याय नहीं है। वाद विवाद हुआ।
उस ठुकरानी के पति के साथ जब लोगों का झगड़ा हुआ तो 4-5 कोलोलाव के जो राजपूत गोड़ थे वो भिड़ गए, तलवारें खिंच गई। यहाँ भयंकर युद्ध हुआ। चूंकि कछावा सैनिक जो थे, वो जो बराती थे, वो संख्या बल में बहुत कम थे, तो वो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस तलवारबाजी में यद्यपि कोलराज के जो राजपूत थे, गोड़ थे, वो भी मारे गए और ये कछावा भी मारा गया। हालांकि पहले जब शेखावाटी से या कहीं से भी बारातें जाती थी तो सब लोग हथियार लेकर जाते थे कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, तो तलवारें चली आपस में। लेकिन कुछ ऐसा ही था, ऐसा ही कोई विधान था कि वो उनको सारे बाराती मारे गए उसमें। इस पर इस स्त्री ने बाहर निकल करके उनको ललकारा और कोलराज जब ये देख रहा था तो वहाँ से वो आया और उस स्त्री से कुछ बुरा भला कहने लगा। तो इसी तालाब की पहाड़ के ऊपर उन्होंने अपने पति का संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया। और उसके पश्चात यहाँ की एक मुट्ठी रेत और वही मिट्टी जो 2 परात डाली थी अपनी लुगड़ी के पल्ले में डालकर उसी बैली में बैठकर रोती बिलखती सीधी अमृतसर आई। वो चाहती तो कच्छाओं की सबसे बड़ी रियासत आमेर के पास भी जा सकती थी। रात को पड़ाव कहीं दिया होगा या पूरी रात चली होगी। वो आमेर नहीं गई, यद्यपि आमेर कच्छाओं का एक बहुत बड़ा एक केंद्र था, शक्तिशाली केंद्र था, लेकिन उसे विश्वास था कि तेरे को अगर जस्टिस को दिला सकता है तो वो शेखा जी हैं। तो उनको जो सहारा दिखाई दिया उस वक्त, वो राव शेखा जी का सहारा दिखाई दिया कि एक व्यक्ति वो है जो मुझे न्याय दिला सकता है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे गढ़ है, अमृतसर गढ़, और इसके ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इसके आसपास पूरा आमों का बाग होता था। अब कालांतर में तो बहुत सारे मकान बन गए बाद में। शेखा जी उस वक्त अमृतसर से बाहर आमों के बगीचे में विश्राम कर रहे थे, मंत्रणा कर रहे थे। जो राज्य विस्तार था उसका शायद प्रबंध की बातें हो रही थी। उसी प्रकार एक बाल बिखेरे, एक रोती बिलखती एक स्त्री वहाँ पर उनके प्रवेश करती है, जाती है। शेखा जी भी देखे और लोगों ने देखा ये क्या हुआ, एकदम से एक औरत चिल्ला रही है, धूल है थारा माथा पर, धूल है थारा माथा पर। और न जाने क्या क्या वो स्त्री बोल रही थी। उनके इस तरीके से हल्ला गुल्ला करने से महाराज शेखा जी को की शांति भंग हुई, मंत्रणा में व्यवधान पड़ा। शेखा जी ने खड़े होकर के उनसे पूछा, कारण पूछा। उसने सुबुक्त हुई अवस्था में उससे परिचय पूछा तो उसने कहा कि मैं राठौड़ों की बेटी हूँ और कच्छाओं में मेरी सगाई में परणाई गई हूँ और रिश्ते में मेरा पति आपका काका लगता था और कोलराज ने मेरे पति के साथ ये बर्ताव किया। मैं अब विधवा हो चुकी हूँ, का कारण क्या है? तुम्हारे विधवा होने का कारण तो बताइए। महिला रोती रोती बोली और अपनी आप बीती बताई। महाराज शेखा जी ने केवल अपना पूरा ध्यान उस स्त्री जो रोते रोते बोल रही थी उसकी तरफ लगा रखा। औरत ने कहा कि मेरे साथ में ये हुआ कि मेरे छोटी सी बात के लिए मेरे सुहाग को उजाड़ दिया। जितने भी मेरे देवर जेठ, जितने भी मेरे बारात में थे, बाराती थे, सबको मार दिया। मैं न्याय के लिए कहाँ जाऊं? मैं अपने पति का दाह संस्कार करके आई हूँ। उसने कहा कि मैं आपकी रिश्ते में चाची लगती हूँ और अगर तेरे में जरा भी कच्छावा खून है तो तू इसका बदला जरूर लेगा। इसका मुझे प्रॉमिस कर, वायदा कर। ये वायदा किया गया। महाराज शेखा जी, उन्होंने वो पूरी जो मिट्टी है ना,
वहाँ से जो लेके आई थी वो उनके आसन पे डाल दी। शगुन देखने वाला था, उसने कहा कि महाराज ये कोलराज की मिट्टी आपके यहाँ पर चलकर आई है, ये भूमि है, अर्थात ये आपके पास राज चलकर आया है, ये तो अच्छा शगुन है। उन्होंने अपनी काकी को रावड़े में प्रवेश कराया, वहाँ भेजा, सांत्वना दी, आश्वासन दिया। महाराज शेखाजी ने उस मिट्टी को उठाया और अपनी पगड़ी में बांधा और उन्होंने उसी वक्त प्रण लिया कि मैं कोलराज का वध करूंगा और इस अपमान का बदला लूंगा। और वो जो छतरानी थी उन्हें ससम्मान रावड़े में पहुंचाया गया। ये देखिए यही गढ़ है, इसके जस्ट सामने यहाँ आमों का बगीचा होता था, ये मंदिर था। तो उनको पहुंचाने के बाद फिर कोलराज पे किस तरीके से आक्रमण किया जाए और इस अपमान का बदला लिया जाए, उस विषय में मंत्रणा शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ ये हम आगे आने वाले एपिसोड में जानेंगे। पर मेरा आपसे फिर निवेदन है, बड़ी कठिनाइयों से हम जगह जगह जाके आप तक ये ऐतिहासिक संदर्भ पहुंचा रहे हैं। अभी तक आपने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक महाराव शेखाजी से जुड़ी हुई इन घटनाओं को पहुंचाइए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चले कि महाराव शेखाजी जो थे वही हमारे असली नायक थे, शेखावाटी के, हिंदुस्तान के। हमारे बच्चों को हमारे नायकों और खलनायकों को पहचानने में मदद मिले, वो हम पे गर्व कर सके, उन पे गर्व कर सके, स्वयं पे गर्व कर सके। और ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, मेरा या मुझसे जुड़े हुए लोगों का या शेखाजी से जुड़े हुए कुछ लोग जो इस संस्थान के लिए काम कर रहे हैं उनका, ये हम सबका दायित्व और कर्तव्य है कि हम ये पहुंचाएं। महादेव। कोलराज की मृत्यु का प्रत्येक गौड़ के मन पर एक आघात था। हर एक आदमी उनकी मृत्यु का बदला लेना चाहता था। एक नफरत हर जगह भरी हुई थी। रिडमल जी के पास बार बार शिकायतें जा रही थी, रिडमल जी को तैयार कर रहे थे। रिडमल जी के इस प्रकार से शक्तिशाली इतने नहीं थे कि वो शेखाजी से इस वक्त बदला ले सकें।